मित्रों, आप सभी का DPIS देवप्रयागम IAS में स्वागत है। मैं DP पांडे आपके साथ। आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ चुके हैं और इसके और भी कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं जो हमारे ऐप से भी चल रही हैं। आप उनसे भी जुड़ सकते हैं और देवप्रयागम IAS ऐप को भी आप डाउनलोड करके और वहाँ से भी आप जुड़ेंगे। और फिलहाल आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स जो आपके जनवरी महीने का है, इसमें हमने राष्ट्रीय और राज्य संबंधी विषयों मुद्दों पर चर्चा कर लिया है। आज हम लोग आर्थिकी पर चर्चा करेंगे, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जनवरी महीने में घटित आर्थिक घटनाक्रम के संबंध में चर्चा करेंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि अगले 100 दिनों में आपके लिए कई परीक्षाएं, 100 दिनों के पार कई परीक्षाएं होने जा रही हैं और उन सभी के लिए आपको जनवरी से लेकर के और जून तक के पूरे घटनाक्रमों को बहुत बेहतरीन तरीके से देखना है, क्योंकि आगामी परीक्षाएं आपके जुलाई अगस्त सितंबर में कई परीक्षाएं होंगी। साथ ही साथ आपकी BO की परीक्षा भी होगी। तो इन सभी के लिए आपको क्या करना है, अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेना है। आते हैं, शुरुआत करते हैं, आर्थिकी परिदृश्य को देखते हैं। भारत, सबसे पहला पॉइंट है, भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार हो गया है। आप जानते हैं कि शेयर बाजार आपके आर्थिकी का एक तरीके से इंडिकेटर्स होते हैं। आपके आर्थिक गतिविधियों का एक बेहतरीन इंडिकेटर्स आपके शेयर बाजार होते हैं। शेयर बाजारों में उछाल आ रहा है और शेयर के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। किसी भी देश के कंपनी के, सरकारी कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के, कारपोरेट क्षेत्र के शेयर मूल्यों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है और विशेष तौर पर जो चढ़ाव हो रहा है उससे क्या होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत माना जाता है। आप जानते हैं कि भारत में मुंबई शेयर सूचकांक है, राष्ट्रीय शेयर सूचकांक है। ये क्या है, ये बड़े ही ब्रांडेड शेयर सूचकांक है। इस दृष्टिकोण से भारत में बड़ी तेजी से हमारे जो कारपोरेट जगत है, कारपोरेट जगत हमारे इन शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हो रहा है। इसी क्रम में भारत के शेयर बाजार का आकार बढ़ता चला जा रहा है, ये ब्रांड बनता चला जा रहा है। इसी क्रम में आप देखेंगे विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार हो गया है भारतीय शेयर बाजार। विश्व के 3 शेयर बाजार जो हैं वो कौन कौन है, वो आपका है अमेरिका है, चीन है और जापान है। चौथे नंबर पर हांगकांग होता था, उसको छोड़ करके भारत क्या कर दिया है, चौथा सबसे बड़ा जो है शेयर बाजार हो गया। आते हैं इसी पर देखते हैं, आपके लिए प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, MCQ प्रश्न आपके एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो क्या है, भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को छोड़कर पहली बार वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। आप जानते हैं कि भारत का एक ड्रीम है, वो क्या है, 5T इकोनॉमी। हम आगे आने वाले 4-5 सालों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और उस तीसरी अर्थव्यवस्था के बनने के जितने भी अनुषंगी क्षेत्र हैं वो सब क्या हैं, लगातार अपने चढ़ाव पर हैं, अपने टॉप पर हैं। और उसी दिशा में ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है और इस समय तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और शीघ्र ही हम देश की विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भी अग्रसर हैं। तो ब्लूमबर्ग के अनुसार भारतीय एक्सचेंजों में सूचीबद्ध शेयरों का पूंजीकरण 43 खरब 30 अरब डॉलर यानी 4.33 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 4.3 लगभग 5T इकोनॉमी के आसपास का हो गया है। जबकि हांगकांग का 42 खरब 90 अरब डॉलर है, यानी 4.29 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, तो इस तरीके से भारतीय शेयर बाजार क्या हो गया, हांगकांग के शेयर बाजार से आगे निकल गया है। ब्लूमबर्ग क्या है, इक्विटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और डेटा सेवाएं देने वाली एक प्रमुख कंपनी है। आप जानते हैं ब्लूमबर्ग अभी बड़ी चर्चा में था। तेजी से बढ़ते खुदरा निवेशक आधार और मजबूत कारपोरेट आय के कारण भारत में इक्विटी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। भारतीय बाजार अब वैश्विक निवेशकों और कंपनियों से नई पूंजी तेजी से आकर्षित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में FDI आप देख रहे हैं आ रहा है, भारत में FII आ रहा है और बड़े बड़े कंपनियों के जो शेयर हैं वो तेजी से वैश्विक स्तर पर लोग उसमें खरीद रहे हैं, पार्टनरशिप उसमें हो रही है, खरीदारी हो रही है। पहले स्थान पर कहाँ का, अमेरिका का स्टॉक मार्केट है। इसकी कुल वैल्यू कितनी है, 5.86 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर चीन का स्टॉक मार्केट है जिसकी वैल्यू 8.44 ट्रिलियन डॉलर है। जबकि तीसरे स्थान पर जापान का स्टॉक मार्केट है, इसकी वैल्यू 6.36 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में भी ये एक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से आपसे MCQ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण न्यूज पर आते हैं। एनएससी विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है। आप जानते हैं भारत का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विश्व के प्राचीनतम स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। ठीक है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब क्या है, ये सब अपने ब्रांडेड स्टॉक एक्सचेंज है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी हैं और वैश्विक स्तर पर ये अपने वैल्यूज को सबसे अधिक धारित भी करते हैं। इस रूप में एक बड़ी उपलब्धि हुई है एनएससी के साथ। एनएससी विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज हो गया है। फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कारोबार वाले अनुबंधों की संख्या के हिसाब से वर्ष 2023 में विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनकर उभरा है। बहुत बड़ी बात है ये लगातार 5वां वर्ष है जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा ट्रेडों की संख्या के आधार पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर बुक के आधार पर, ये इक्विटी सेगमेंट में विश्व में तीसरे स्थान पर है। एनएससी समूह में एनएससी के साथ एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज भी शामिल है। ठीक है, तो एक दूसरी न्यूज स्टॉक एक्सचेंज के साथ, शेयर बाजार के साथ, ये भी है कि एनएससी विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज होगी आपके शेयर बाजार से। दो महत्वपूर्ण न्यूज होगी आपके शेयर बाजार से, दोनों आपकी अर्थव्यवस्था के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा फिच। आप जानते हैं कि रेटिंग एजेंसी है जो विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं की जो रेटिंग निर्धारित करती है। तो फिच ने क्या कहा है कि भारत अगले कुछ वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। आप इस समय भी देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे अधिक है। मतलब विश्व की अर्थव्यवस्थाएं सुस्त चल रही हैं, विश्व भर में मंदी छाई हुई है, लेकिन भारत एक ऐसे सफल नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था का बड़ा स्वर्णिम दौर चल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का भी स्वर्णिम दौर चल रहा है, भारतीय विदेश नीति का स्वर्णिम दौर चल रहा है। विभिन्न चुनौतियों के बीच भी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। रेटिंग एजेंसी ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ साथ भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग आईडीआर को भी BBB के रूप में पुष्टि की है, माइनस के रूप में पुष्टि की है। फिच ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.9% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। मई 2023 में फिच ने भारत की वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान किया था, जो बढ़ा करके लगभग 1% बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का भी अनुमान व्यक्त किया है। फिच के अनुसार आर्थिक वृद्धि में निवेश के मुख्य निर्धारक बने रहने की संभावना है। तो ये भी क्या है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए आगे आते हैं। खुदरा महंगाई दर 4 माह के उच्चतम स्तर पर। देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति पूरे वित्तीय वर्ष में 4 चरणों में आप आगे बढ़ती है। आप देखते हैं कि जो जनवरी से और मार्च तक का जो समय होता है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, ये जो समय होता है ये अर्थव्यवस्था के महंगाई दर जो है इसमें थोड़ा सा ग्रोथ कर जाती है। ठीक है, तो 12 जनवरी 2004 को सांख्यिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से महंगाई से जुड़े आंकड़े जारी किए गए। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर 2023 में 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। नवंबर में यह 5.5% थी। वहीं देश का औद्योगिक उत्पादन नवंबर 2023 में 2.4% के पास बढ़ा। दिसंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर ये रही। देखिए, यहाँ पर कोई परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चीजें हर बार आती रहती हैं। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ये नए सूचकांक, नए रेट आएंगे, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिक कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में सबसे कम 2.95% मुद्रास्फीति दिल्ली में रही, जबकि सबसे अधिक 8.73% मुद्रास्फीति उड़ीसा में रही। खुदरा महंगाई दर दिसंबर महीने में भी भारतीय रिजर्व बैंक के 2 से 6% के सहनशीलता बैंड के भीतर बनी हुई है। ठीक है, चूंकि आपकी परीक्षाएं भी आगे आएंगी, इसलिए आपके लिए जो जनवरी से मार्च तक का जो आंकड़ा रहेगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद फिर आपका जो अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष से रहेगा आंकड़ा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय रेलवे निर्माण नियमावली 2023 का अनावरण किया गया है। क्या है ये अनावरण, इसको देखिए। अब यहाँ पर एमसीक्यू कैसे पूछा जा सकता है, भारतीय रेलवे के संबंध में हाल ही में लाए गए प्रमुख परिवर्तनों में पर विचार कीजिए और जारी किए गए निर्माण नियमावली के संबंध में विचार कीजिए। कौन से कथन सही है, कौन से गलत है, इस तरीके से 3-4 पॉइंट दे दिया जाएगा। केंद्रीय रेल संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने 9 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में भारतीय रेल निर्माण नियमावली का अनावरण किया। यह निर्माण नियमावली भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, पुल डिजाइन, अनुबंध प्रबंधन, सुरंग निर्माण, फ्लाईओवर सहित अनेक परियोजनाओं के विकास में मददगार हुई। उल्लेखनीय कि भारतीय रेलवे निर्माण नियमावली का पिछला संस्करण काफी पुराना था
तो अब नई नियमावली में इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण, अनुबंध, पुल निर्माण, सिग्नलिंग, निष्पादन, विद्युत और गैर इंटरलॉकिंग कार्य शामिल किया गया। ये नियमावली निर्माण परियोजनाओं को तेज गति से निष्पादित करने के लिए निर्माण अधिकारियों को आवश्यक ज्ञान से लैस करने के लिए भारतीय रेलवे के प्रयासों में महत्वपूर्ण घटक है। अवगत करा दें कि भारतीय रेलवे द्वारा एक राष्ट्रीय रेल परियोजना 2030 तैयार की जा रही है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली का विकास करना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय रेल योजना NRP 2030 ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेल योजना के अनुसार भारतीय रेलवे को वर्ष 2030 तक ऐसी क्षमता विकसित करनी है जो वर्ष 2050 तक की बढ़ती मांग को पूरा कर सके। तो ये भी पूछा जा सकता है। इस पर एक प्रश्न ये बन सकता है कि भारतीय रेल योजना का वर्ष कब निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता कब है, 2030 है। भारत की GDP वृद्धि दर 6.7% इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने जारी किया है। देखिए ये सब चलता रहेगा, ये लोग निर्धारित करते रहेंगे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। चूंकि आपकी परीक्षा जुलाई अगस्त में होनी है, इसलिए ये आपको अब इधर के जो रेटिंग्स होंगे उस पर आपको ध्यान देना होगा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 3 जनवरी 2024 को वित्त वर्ष 2024 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अपने अनुमान को 6.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। ठीक है, तो रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि राजस्व बजट से अधिक होने के कारण राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था की वजह से GDP के वृद्धि अनुमान को संशोधित करके बढ़ाया गया है। खुदरा महंगाई तीसरी और चौथी तिमाही में घटकर कम से 5.1 और 4.7% रही। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण भी 9.5% तक बढ़ा रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में चालू खाता घाटा GDP के 1% पर रहने का अनुमान, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने 2 जनवरी 2024 को कहा कि मजबूत पूंजी प्रवाह के साथ भारत का वैश्विक स्तर पर लेन देन से संबद्ध बही खाता उम्मीद की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हुआ है। चालू खाते का घाटा कैड मौजूद वित्तीय वर्ष 2023-24 में कम रहेगा और इससे इसके सकल घरेलू उत्पाद के 1% पर रहने का अनुमान है। इससे 39 अरब डॉलर के भुगतान अधिशेष की स्थिति रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि इससे क्या होगा, 39 अरब डॉलर का भुगतान अधिशेष भारत के ऊपर रहेगा और ये GDP का 1% रहेगा। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चालू खाते घाटा कम होने से मजबूत पूंजी प्रवाह, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और कम विदेशी कर्जे के साथ देश का वैश्विक स्तर पर लेन देन संबंध बही खाता अनुकूल बना रहेगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, BYD विश्व में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बेचने वाली कंपनी बन गई है। ठीक है, तो BYD क्या है, एक कंपनी है जो सबसे अधिक जो है इलेक्ट्रॉनिक, जो आपके इलेक्ट्रिक वाहन है उनको ये सब बेचती है। ठीक है, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि 4 जनवरी 2024 को ब्लूमबर्ग की वर्ष 2023 की एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें इलेक्ट्रिक कारों को बेचने के लिए चाइनीज कंपनी बिल्ड योज ड्रीम्स, एक चाइनीज कंपनी है बिल्ड योज ड्रीम्स, जो इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री करती है और इसमें ये विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कंपनी भी बन गई है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल इतना आप ध्यान रखिएगा बस। चलिए आगे चलिए। हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता। आप देख रहे हैं कि इस समय हरित अमोनिया भारत किस तरीके से जो हमारे यहाँ यूरिया होती थी, यूरिया के लिए भी क्या है, एक तरीके से ड्राई यूरिया आ गई, एक तरीके से तरल यूरिया आ गई है। इसी प्रकार से डाई फास्फेट भी क्या तरल हो गया है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण जो प्रयोग हैं इस दिशा में हो रहे हैं। इसी दिशा में लाया गया हरित अमोनिया। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME ग्रुप ने हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान की कंपनी IHI कारपोरेशन के साथ एक समझौता किया है। अब सीधे सीधे यहाँ पर प्रश्न ये बन सकता है, MCQ आपका ये बन सकता है कि हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ समझौता किया गया है, या किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया गया है, या किस कंपनी के साथ किया गया है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। समझौते के तहत दीर्घकालिक आधार पर उड़ीसा के गोपालपुर में स्थित परियोजना के चरण फर्स्ट से जापानी कंपनी को हरित अमोनिया की आपूर्ति की जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उड़ीसा के गोपालपुर में जापानी कंपनी को हरित अमोनिया की आपूर्ति की जाएगी। तो ये तो सबसे पहले आप समझे कि हरित अमोनिया प्लांट कहाँ पर है,
ये उड़ीसा के गोपालपुर में स्थित है। एक तो पॉइंट यही आपका हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से हो गया, ये हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े समझौतों में से एक है। परियोजना के फेज 1 से दीर्घकालिक आधार पर 0.4 MMTPA मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हरित अमोनिया की आपूर्ति की जाएगी। एसीएमई समूह भारत में सबसे बड़े स्वतंत्र नवीकरणीय विद्युत उत्पादकों में से एक है। IHI एक प्रमुख जापानी एकीकृत भारी उद्योग समूह है। चलिए ये हो गया। नवी मुंबई में भारत का पहला और सबसे बड़ा आभूषण पार्क स्थापित किया गया है। नवी मुंबई आप जानते हैं एक इंडस्ट्रियल एरिया बनती जा रही है, मुंबई के विकल्प के रूप में विकसित हो रही है नवी मुंबई। तो नवी मुंबई क्या हुआ है, ये भारत का पहला और सबसे बड़ा आभूषण पार्क यहाँ पर स्थापित किया गया है। रत्न एवं आभूषण निर्माण संवर्धन परिषद व महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई में भारत के पहले और सबसे बड़े आभूषण पार्क के विकास के लिए विश्व आर्थिक मंच 2024 के दौरान एक समझौता ज्ञापन किया, एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। एमओयू पर हस्ताक्षर जो है मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री ने किया है। महाराष्ट्र लगातार व्यापार और व्यवसाय में अग्रणी रहा, जिसमें रत्न और आभूषण निर्यात में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। महाराष्ट्र क्या है, भारत के कुल रत्न आभूषण निर्यात में 72% का महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो इस उद्योग में अपनी प्रमुख भूमिका को निभाता है। नवी मुंबई में ज्वेलरी पार्क महाराष्ट्र का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो इस क्षेत्र में 1 लाख नौकरियां उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ज्वेलरी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में की गई। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। खादी के लिए मेड इन इंडिया लेबल, मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन इंडिया जो पुराना लेबल था। ठीक है, भारतीय गुणवत्ता परिषद ने विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से खादी और खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाकर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को अपना समर्थन प्रदान करेगा। इसमें थर्ड पार्टी के मूल्यांकन के लिए और विभिन्न क्षमता निर्माण आदि को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर मेड इन इंडिया लेबल प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें विश्व के भर में संपूर्ण खाद्य उद्योग के लिए गुणवत्ता के प्रतीक के रूप में खाद्य उत्पादों की बिक्री होगी। और इसको नाम क्या दिया गया है, नाम दिया गया मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत लाया गया है। तो इस तरीके से जनवरी महीने में ये आर्थिक घटनाक्रम रहे हैं जो आपके साथ यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ से 2-3 प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना हो सकती है, बस उस पर आपको एक निगाह बनाए रखना है, धैर्य एक जो है ध्यान दिए रहना है। ठीक है, आते हैं अगले महत्वपूर्ण पड़ाव पर, जो शुरू होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर देखते हैं कि जनवरी महीने में क्या क्या घटनाक्रम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या घटनाक्रम हुए, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। आते हैं, देखिए ये आपका जो है ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कुछ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, साथ ही साथ ये इंटरव्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें कई इंटरव्यू आने वाले हैं भविष्य में, आगे आने वाले 2-3 महीनों में आप देख रहे हैं कि अभी आपका IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू आपका अप्रैल में शुरू हो रहा है। इसी प्रकार से आपका उत्तराखंड PCS का इंटरव्यू चल रहा है, अभी शुरू होने वाला है। साथ ही साथ आपका EPFO APFC का इंटरव्यू होने वाला है। तो इन सभी के लिए भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए, विश्व आर्थिक मंच का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया, विश्व आर्थिक मंच आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड के दावोस में यह हमेशा आयोजित होता है। 15 से 19 जनवरी 2024 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय क्या था, विश्वास का पुनर्निर्माण। ठीक है, रीबिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट, रीबिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट ये रहा इसका। ठीक है, इस सम्मेलन में विश्वास के पुनर्निर्माण के आदर्श वाक्य के साथ ही भू राजनीति, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य में और जलवायु परिवर्तन पर विशेष चर्चाएं की गई। मतलब इसमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक तो AI का भविष्य क्या है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, और एक जो बड़ी बात हुई वो था कि विश्वास के साथ पुनर्निर्माण। ठीक है, भू राजनीति, आप देख रहे हैं विश्व स्तर पर भू राजनीतिक स्थिति में भी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। भारत ने शिखर सम्मेलन में लैंगिक समानता और बराबरी के लिए क्या किया है, एक जो है ग्लोबल गुड अलायंस गठबंधन का शुभारंभ किया है। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ग्लोबल गुड अलायंस गठबंधन का शुभारंभ किया है। ठीक है, WEF के संस्थापक और अध्यक्ष क्लाम ने इस पहल को पूर्ण समर्थन के साथ भागीदार बनने की पेशकश की। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ इसमें जो है शामिल हुआ, भागीदार हुआ है। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम शिखर सम्मेलन, 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 19 और 20 जनवरी 2024 को युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया।
ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया? ये युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया। कब किया गया? 1920 जनवरी 2024 को किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। 19वां नैम शिखर सम्मेलन का विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। 19वां नैम शिखर सम्मेलन का विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग का गहरा करना। युगांडा ने 2024 से 27 की अवधि के लिए अजरबैजान से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता ग्रहण की है। और 18वां नैम शिखर सम्मेलन 2019 में बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था और 2019 से 23 तक नैम की अध्यक्षता भी अजरबैजान के पास थी। ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आप जानते हैं विकासशील देशों का एक ऐसा गठबंधन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये मंच है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों का गठबंधन है, संयुक्त राष्ट्र के बाद नैम राष्ट्रों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। नैम के पास आप जानते हैं कोई अपना अस्थायी सचिवालय व औपचारिक संस्थापक चार्टर अधिनियम आदि भी नहीं है, क्योंकि ये तत्कालीन स्तर पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता को देखते हुए गुटों से समान दूरी बनाए रखने के आधार पर भारत, इंडोनेशिया, इन देशों ने मिल करके इसको स्थापित किया था। नैम की मूल अवधारणा जो है किस पर आधारित है? पंचशील सिद्धांत पर आधारित है, जो 1961 में शीत युद्ध के दौरान हुई थी। बाकी ठीक आप वही हैं, देख रहे हैं। ये सम्मेलन यूगोस्लाविया के जांसिब, टिटो, भारत के ये सब हो गया था। वर्तमान में नैम में कुल सदस्य कितने हैं? 120 देशों का इसमें प्रतिनिधित्व है। तो 120 देशों का ये एक बड़ा सम्मेलन है। आयोजन, इसकी बैठक कहाँ की गई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका विषय रहा है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग। ठीक है। तो अजरबैजान से युगांडा में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिजिटल, ये देखिए, डिजिटल सेगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश हो गया है। ठीक है। फ्रांस आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए आगंतुकों को डिजिटल, ठीक है, अब ये डिजिटल सेकंड वीजा जारी करेगा। कौन जारी करेगा? फ्रांस जारी करेगा। ठीक है। तो फ्रांस इस समय क्या है? पहला देश बन गया है, यूरोपीय यूनियन का पहला देश बन गया है। फ्रांस ने 1 जनवरी और फ्रांस ने यूरोपीय संघ के डिजिटलीकरण योजनाओं के अनुरूप कदम उठाते हुए लगभग 7 लाख फ्रेंच सेगन वीजा के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रियाओं को स्थानांतरित करने की घोषणा की है। फ्रांस ने 1 जनवरी 2024 से ओलंपिक वाणिज्यिक दूतावास प्रणाली का संचालन शुरू कर दिया है, जो 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए वीजा आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए समर्पित है। वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ ने शेंगेन वीजा को डिजिटल बनाने की घोषणा की थी। ठीक है। शेंगेन क्षेत्र में यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में से 23 के साथ साथ संबद्ध पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein भी शामिल हैं। वैध व प्रवेश शेंगेन वीजा जारी रखने के लिए एथलीट्स और अधिकारियों को अलग से फ्रेंच शेंगेन वीजा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय वो अपने मौजूदा वीजा का उपयोग कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया। आगे आते हैं। ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है। तो तेजी से आकार लेता जा रहा है, बड़ा आकार लेता जा रहा है। कौन? ब्रिक्स। ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है, जिसमें मिस्र है, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका पूछे जाने की पूरी संभावना है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स देशों के संगठन में नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। ठीक है। अगस्त 2023 में समूह के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने अर्जेंटीना सहित 6 देशों को 1 जनवरी 2024 से अपने समूह में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि 29 दिसंबर 2023 को अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। ब्रिक्स समूह ने सितंबर 2006 में आकार लिया था और इसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया था। ठीक है। विलियम लाई ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब जानते हैं कि विलियम लाई राष्ट्रवादी हैं और ये तेजी से चीन का विरोध भी करते हैं और चीन के उस पूरे विरोध और हस्तक्षेप के प्रति एक कड़ी प्रतिक्रिया भी देते रहे हैं। तो चीनी गणराज्य ताइवान के मतदाताओं ने संप्रभुता समर्थक उम्मीदवार विलियम लाई चिंगते को राष्ट्रपति के रूप में चुना है। लाई वर्तमान में ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं और अब उनको ताइवान का नया राष्ट्रपति चुना गया है। कुओमिंतांग पार्टी के उम्मीदवार हो यू ई और नवगठित ताइवान पीपुल्स पार्टी के नेता वेनजे को हराकर विलियम आई ताइवान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं।
लाई को लगभग 40% वोट मिले, जबकि केएमटी को उम्मीदवारों क्रमशः 33 और 26% वोट मिले। चीन ने लाई को अलगाववादी और ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थक बताया है। विलियम लाई पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं जिन्हें 50 लाख वोट मिले हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन और ताइवान एक नए जो है आगामी भविष्य में किसी भी युद्ध की स्थिति में ये देखे जा सकते हैं। भारत यूएस व्यापार नीति फोरम 12 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई ने फोरम बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, दोनों देशों ने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी, टैरिफ बाधाओं कम करने के लिए भी संयुक्त सुविधा तंत्र बनाने का भी निर्णय लिया है। बैठक में खनिज, सीमा शुल्क, आपूर्ति श्रृंखला आज पर भी भविष्य की संयुक्त पहल शुरू करने के लिए बनाई गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिलहाल देख सकते हैं इसको भी। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, इंपॉर्टेंट है। भारत के पड़ोस में भारत के अनुरूप सत्ता परिवर्तन की जो बातें होती हैं और जो चुनाव होता है, ये भारत के आंतरिक और बाह्य दोनों राजनीति पर प्रभाव डालता है। भारत के मित्र देश के रूप में जो हमारे हैं, हमारे अपने प्रतिनिधि, जैसे भी आपने देखा कि जो मालदीव में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें भारत विरोधी सत्ता परिवर्तन हो गया है, लेकिन बांग्लादेश क्या है, भारत समर्थक सत्ता परिवर्तन। 11 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने 5वीं बार देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। शेख हसीना बांग्लादेश की 12वीं प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री के रूप में हसीना का लगातार चौथा कार्यकाल होगा। 7 जनवरी 2024 को हुए चुनाव में 300 सदस्यीय संसद में आवामी लीग पार्टी ने 200 से अधिक सीटों पर दर्ज की है। शेख हसीना विश्व के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुखों में से एक हो गई हैं। उपग्रह विकास में इसरो एमआरआई सहयोग कंपनी के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को इस संयुक्त लघु उपग्रह के विकास में सहयोग संबंधित भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो और मॉरिशस रिसर्च इनोवेशन काउंसिल के मध्य हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी। तो दो देशों के बीच भारत, इसरो ने अभी हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है, समझौता ज्ञापन किया है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। किसके साथ किया? मॉरिशस के साथ किया है। ये समझौता इसरो और मॉरिशस के बीच 1 नवंबर 2023 को मॉरिशस के पोर्ट लुई में हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौता ज्ञापन पर एक संयुक्त उपग्रह के विकास के साथ ही एमआरआई इसी के ग्राउंड स्टेशन के उपयोग के संबंध में भी सहयोग हुए दोनों के बीच एक रूपरेखा स्थापित की गई है। इससे क्या होगा, संयुक्त उपग्रह के उपप्रणालियों को भारतीय उद्योगों को भागीदार बनाने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, उपग्रह के संयुक्त विकास से मॉरिशस में भारतीय ग्राउंड स्टेशन के लिए मॉरिशस सरकार से निरंतर समर्थन मिलेगा। इस उपग्रह कार्यक्रम को 15 महीने की समय सीमा में पूरा करने का भी प्रस्ताव किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये संयुक्त उपग्रह के पूर्णतः तैयार होने की अनुमानित लागत लगभग 20 करोड़ रुपए है। इसे पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फेलिक्स सेकेरी दूसरे कार्यकाल हेतु कांगो के राष्ट्रपति बने हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स सिसेकेदी ने एक बार पुनः राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। कांगो में 20 दिसंबर 2023 से को मतदान कराया गया था। सिसेकेदी लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। ठीक है, फेलिक्स सिसेकेदी ने अपने प्रतिद्वंदी नेता को मोइसे कुटुंबी को पराजित किया है। 73% से अधिक मत प्राप्त हुए, जबकि मोइज को 18% वोट मिले। ठीक है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन, देखिए यही पूछा, ये आपका पूछा भी गया था और आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए जरूर पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन 13 से 15 जनवरी 2024 तक यूएई के दुबई में आयोजित किया गया। यूएई के दुबई में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को विश्वसनीय बनाने के लिए भी कई जो है विचार प्रस्तुत किए गए। सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु और थीम थी गैर संचारी गंभीर रोग, आयुष के माध्यम से बचाव और प्रबंधन। इस सम्मेलन में रोग मुक्त समाज बनाने के लिए किफायती और निवारक प्रणाली के रूप में भी आयुष को दर्शाने की बात की। सम्मेलन में भारत सहित विश्व भर से 1500 से अधिक विशेषज्ञ भाग लिए थे। ये सम्मेलन परंपरागत औषधियों के रूप में सहयोग और विचार विमर्श का भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वीडन की नाटो सदस्यता के लिए तुर्की की मंजूरी। तुर्की की संसद ने 23 जनवरी 2024 को स्वीडन को नाटो में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्वीडन के प्रति नाटो का समर्थन आधिकारिक राजपत्र प्रकाशित होने के बाद प्रभावी होगा। सदस्यता के लिए आवेदन स्वीकार होने के बाद स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य होगा। और स्वीडन जब आवेदन किया था तो उस पर रूस भड़क गया था। रूस ने कहा था कि अगर ऐसा करते हैं तो हमारे उपग्रहों को
हमारे उपग्रह उस ओर भी अपनी दिशा मोड़ सकते हैं। इस तरीके का एक भड़काऊ भाषण रूस द्वारा दिया गया था। फिलहाल स्वीडन 32वां सदस्य बन गया, किसका, नाटो का बना है। तुर्की के समर्थन के बाद हंगरी एकमात्र नाटो सदस्य है जिसने स्वीडन के प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। तैयब एर्दोगन की अध्यक्षता में तुर्की ने 2022 में पहली बार किए गए स्वीडन के पहले आवेदन को मंजूरी नहीं दी थी। नाटो की सदस्यता के तहत इसके सभी सदस्यों को गठबंधन में शामिल होने के लिए देशों को मंजूरी देनी आवश्यक होती है। ठीक है, नाटो का मुख्य आप जानते हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को गठबंधन में शामिल हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम रहा। अब हम लोग चलेंगे लेकर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर चलेंगे। तो मित्रों, आज हमने आपके साथ चर्चा किया है, दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया। जनवरी महीने की आर्थिकी और जनवरी महीने का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हमने आपके साथ चर्चा किया। ठीक है, तो ये सभी चर्चाएं आपके साथ निरंतर जारी रहेंगी। आप एक टारगेट बनाए रखिए, उसी टारगेट के अनुसार आप अपने करंट अफेयर्स प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाइए। साथ ही साथ आप अपने जीएस के सभी खंडों पर भी विषयवार आप चर्चा शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम आगे आने वाले 4-5 महीनों में पड़ेगा। तब तक के लिए आप अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से अपने हाथ से बनाए हुए नोट से और अपने पढ़े हुए नोट से आप क्या कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। ये हमारी क्लास आपके लिए रामबाण हो सकती है, क्योंकि इसमें चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है, कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप क्या करते हैं, एग्जाम में सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, आप कहाँ से परीक्षा पूछी जाएगी, परीक्षा में पूछा जाएगा, कहाँ से नहीं पूछा जा सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप बने हुए हैं डीपीआईएस के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो इस क्लास को देख रहे हैं वो जरूर डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। इससे आपको बहुत फायदे हैं। सब्सक्राइब करने से आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, सबसे सटीक जानकारी आपके पास पहुंचती है, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता, भटकना नहीं पड़ता है। और डीपीआईएस आपका सबसे विश्वसनीय चैनल है। तो आप जुड़े रहिए डीपीआईएस के साथ। ऐसे सभी करंट अफेयर सहित आयोग की भी सभी खबरों को आपको सबसे पहले, आयोग के सभी जानकारियों को आप तक सबसे पहले डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर भी सबसे विश्वसनीय तरीके से आपको प्राप्त हो रहा है। तो मित्रों, बने रहिए, जुड़े रहिए डीपीआईएस के साथ, देवप्रयागम के साथ, टीवी पांडे के साथ।